नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइलेंट पैंडेमिक के बारे में जो हर 8 में से एक महिला को साइलेंटली अपना शिकार बनाता है, जिसका नाम भी लोग धीरे से लेते हैं। breast cancer, breast cancer, breast cancer. breast cancer. ये एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में साइलेंट होती है, ना कोई पेनफुल सिम्टम्स, ना कोई क्लियर साइंस। इस बीमारी का असर हर परिवार पर पड़ता है और अगर हमने इसे अभी समझ अवेयरनेस नहीं फैलाई तो 2040 तक ये संख्या पर ईयर 30 लाख को भी क्रॉस कर जाएगी और इसके चलते कई जिंदगियां हमारे बीच से चली जाएंगी। इसीलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये कैसे होता है और हम इससे नेचुरली कैसे बच सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट सेल्स की हेल्दी ग्रोथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने से या HER2 न्यू प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट से एबनॉर्मल हो जाती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक प्लांट है जो पहले नॉर्मल स्पीड से ग्रो कर रहा था। अब अगर उसे हम ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा पानी और ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर दें तो वो प्लांट तेज़ी से ग्रो करने लगेगा, नए स्प्राउट्स निकलेंगे और वो हर तरफ तेज़ी से फैलने लगेगा। देखने में तो वो हेल्दी लग सकता है, लेकिन ऐसा करके हमने प्लांट की नेचुरल फंक्शनिंग को डैमेज कर दिया है। वैसे ही ये सेल्स भी नॉर्मल फंक्शनिंग में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन जब इन सेल्स का कंट्रोल किसी इम्पैक्ट की वजह से टूट जाता है तो ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लगते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। लेकिन हर ट्यूमर कैंसोरियस नहीं होता। कुछ ट्यूमर शुरुआत में नॉन कैंसोरियस भी होते हैं। इसकी दो मेजर और कॉमन टाइप्स होती हैं। पहला है डक्टल कार्सिनोमा। जब मिल्क डक्ट्स के अंदर कैंसोरियस चेंजेस होते हैं तो उसे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटो DCIS कहते हैं। इन सीटो का मतलब है कि कैंसर सिर्फ डक्ट तक सीमित है, अभी आसपास के टिश्यूज़ में नहीं फैला। अगर DCIS आसपास के टिश्यूज़ में फैल जाए तो उसे कहते हैं इन्वेंसिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेंसिव का मतलब है कि कैंसर ने सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वेड करना शुरू कर दिया है। दूसरा लिब्यूलर कार्सिनोमा। जब एबनॉर्मल सेल्स लिब्यूल्स में बनते हैं तो उन्हें लिब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटो LCIS कहते हैं। LCIS कैंसोरियस नहीं होते, लेकिन फ्यूचर में कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। जब ये सेल्स लिब्यूल से निकलकर सराउंडिंग टिश्यूज में फैलते हैं तो वो बन जाता है इन्वेंसिव लिब्यूलर कार्सिनोमा और अब ये कैंसोरियस है। रेयर और अनकॉमन टाइप्स में इन्फ्लेमेटरी टब्यूलर कार्सिनोमा, कोलॉइड कार्सिनोमा, मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा आते हैं। नेचर एंड स्टेजेस की बात करें तो इसमें 4 स्टेजेस और 3 ग्रेड्स होते हैं। स्टेजेस बताती हैं कि ट्यूमर और कैंसर कितना फैला है, जबकि ग्रेड्स बताते हैं कि कैंसर सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते हैं और वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब साइंस बैक्ड और रियल लाइफ फैक्टर्स की बात करते हैं जिनकी वजह से ये ग्रो कर सकता है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स। अगर आपकी मम्मा, बहन या नानी को कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो चांसेस हैं कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो और इस रिस्क को और भी सीरियस बनाता है BRCA1 एंड BRCA2 जेनेटिक म्यूटेशंस। और कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स भी की रोल प्ले करते हैं, जैसे ली फॉर्मेनी सिंड्रोम, जहाँ कैंसर होने के चांसेस बचपन से ही एलिवेटेड होते हैं। कई बार सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हार्मोन अपना खेल खेल रहे होते हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी टाइम से पहले और कभी टाइम के बाद। और इसी असंतुलन के बीच कुछ चीज़ें साइलेंटली ग्रो करने लगती हैं। इसी तरह आजकल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज़म। प्रॉब्लम ये है कि फैट सेल्स एस्ट्रोजन बनाते हैं और यही हार्मोन ज़्यादा होने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड, शुगरी स्नैक्स और लो फाइबर मील्स ये कैंसर के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं। फिर माइक्रोप्लास्टिक, बॉटल्ड वाटर, चीप पैकेजिंग, लो ग्रेड सैनिटरी पैड्स, ये सब आपके सेल्स के साथ मिलकर DNA लेवल तक डैमेज करते हैं। फिर क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसका इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पर होता है और बॉडी के कैंसर से लड़ने की एबिलिटी को कम कर देता है। अनफिट अंडरवेट गारमेंट्स पहनना साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन पुअर लम्प ड्रेनेज और डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है और जब लम्प ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो वेस्ट रिमूवल स्लो हो जाता है, क्रिएटिंग परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ। अब बात करते हैं कुछ और मेडिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस की जो नेचुरली आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। फॉर एग्जांपल डेंस टिश्यूज़, जहां कैंसर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और कैंसर के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा एज, 50 के बाद नेचुरली कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं और कुछ वुमेंस को 1950s से 1970s के बीच प्रेगनेंसी के दौरान DES हार्मोन दिया गया था। इसके लॉन्ग टर्म कैंसर रिस्क आज भी देखे जा रहे हैं। और फाइनली एक अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर, UV और रेडिएशन एक्सपोजर। इसका डायरेक्ट UV कनेक्शन अब तक लिमिटेड स्टडीज़ में आया है, लेकिन मेरे लिए इट्स अ हाई रिस्क फैक्टर टू। सनबर्न, CT स्कैन्स, एक्सरेज या रेडिएशन हैवी जॉब्स, इनका इफेक्ट डायरेक्ट सेल्फ म्यूटेशन की फॉर्म में दिखाई देता है। ब्रेस्ट कैंसर को अगर पहली स्टेजेस में ही पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज सिंपल और इफेक्टिव हो सकता है।
इसीलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि एक छोटी सी मंथली रूटीन फॉलो करनी चाहिए, जिसे BSC कहते हैं। ये एक प्राइवेट और पर्सनल चेकअप होता है जो हर महीने मेंस्ट्रुएशन के 10 दिन बाद किया जा सकता है। और अगर आपको BSC करते टाइम इनमें से कोई भी सिम्टम नोटिस हो तो कंफर्मेशन के लिए आप मेमोग्राम करवाना। मेमोग्राम एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके डिटेल्ड पिक्चर्स ली जाती हैं। इसका मेन पर्पस होता है ये समझना कि जो लंप आपने फील किया है वो सॉलिड है या फ्लूइड फिल्ड। फ्लूइड फिल्ड लंप ज़्यादातर बिगनिंग होते हैं, यानी सिंपल क्रिस्ट। लेकिन अगर लंप सॉलिड है तो वो कैंसोरियस भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कुछ अनयूजुअल लगे तो डिले मत करना। अगर मेमोग्राम में सॉलिड लंप निकलता है तो फिर बायोप्सी करवाना। बायोप्सी एक टेस्ट है जिसमें अलग अलग टाइप्स होती हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से चूज़ कर किसी सस्पिशियस एरिया से थोड़े से टिश्यूज़ या सेल्स का सैंपल निकाला जाता है। ये सैंपल फिर पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है, जहां माइक्रोस्कोप के नीचे इसे डिटेल में देखा जाता है और फिर कुछ स्पेसिफिक लैब टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि क्या ये कंफर्म कैंसर ही है। अगर हाँ तो ये किस टाइप का है और ये कौन से प्रोटीन की वजह से ग्रो कर रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि डॉक्टर्स आपके लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट चूज़ कर सकें, कस्टमाइज्ड, टारगेटेड और एक्यूरेट। बायोप्सी क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी से ही सही डिसीजन पॉसिबल है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी टाइप और स्टेजेस पर डिपेंड करता है। हर पेशेंट के लिए उसकी कंडीशन के हिसाब से मल्टी स्पेशलिस्ट कैंसर टीम बनाई जाती है, जो अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस को कंसीडर करती है। ट्रीटमेंट के मेन ऑप्शंस में आता है सर्जरी, जिसमें अलग अलग टाइप्स की सर्जरीज होती हैं, जैसे लंपेक्टोमी, सिंपल मास्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, प्रोपोलैक्टिक मास्टेक्टोमी, मास्टेक्टोमी विद रिकंस्ट्रक्शन, सेंटिनल लंप नोड बायोप्सी, एक्सिलरी नोड डाइसेक्शन। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी। ये हाई एनर्जी रेज से कैंसर सेल्स को मारने का तरीका है जो सर्जरी के बाद यूज़ किया जाता है ताकि बचे कुचे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। फिर कीमोथेरेपी, ये एक तरह का ड्रग है जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी टाइप्स होती हैं। फिर हार्मोनल थेरेपी, अगर कैंसर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ग्रो किया था तो हार्मोनल थेरेपी इफेक्टिव होती है, जैसे टेमोक्सिफेन और एरोमेटास इनहिबिटर्स। ये कैंसर के वापस आने के चांसेस को कम कर देती हैं। फिर टारगेटेड थेरेपी, ये स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को टारगेट करती है बिना हेल्दी सेल्स को ज़्यादा डैमेज किए। फॉर एग्जांपल HER2 पॉजिटिव कैंसर सेल्स को मारने के लिए ट्रस्टोजुमब ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन भी की जा सकती है फॉर मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक पर आते हैं कि आप इससे नेचुरली प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले घर का पानी टेस्ट करवाएं टू चेक फॉर बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स एंड केमिकल्स। अगर कंटेमिनेशन मिले तो RO+ UV प्योरीफाई यूज़ करें। बाहर ट्रैवल करते टाइम स्टील की बोतल में पानी कैरी करें। प्लास्टिक बॉटल्स और बाहर के पानी से कम्प्लीटली दूरी बनाएं। प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लेट्स, ग्लास, रैप्स, ये सब को स्टील या ग्लास के बर्तनों से रिप्लेस कर दें। स्ट्रीट फूड अवॉइड करें। घर का सेफ और हाइजीनिक खाना प्रेफर करें। खाना उतना ही बनाओ जितना 1 या 2 बार में ख़त्म हो जाए। माइक्रोवेव और रीहीटिंग अवॉइड करें और पैकेज्ड और प्रिजर्वेटिव हैवी फूड से कम्प्लीटली दूरी बना लें। रिफाइंड शुगर को भी अवॉइड करें। हार्मोन बैलेंस करने के लिए सीड साइकिलिंग रेगुलर करें। ये नेचुरल मेथड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस करता है और मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर कर PMS कम करता है, जिससे हार्मोन रिलेटेड कैंसर के रिस्क ना के बराबर हो जाते हैं। रोज़ाना अपने मील्स में फ्रूट वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लें। हर रोज़ 30 से 50 मिनट वॉक, योगा, बॉडी मूवमेंट, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग रूटीन को फॉलो करें। स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें। माइंड और हार्मोन दोनों बैलेंस में रहेंगे। खाने से पहले हाथ अच्छे से धोएं। नेल को हर 4-5 दिन में ट्रिम करें। कंफर्टेबल ब्रीदेबल अंडरगारमेंट्स पहनें और हो सके तो टाइट कपड़ों से बचाव करें। हार्श सोप और शैम्पू अवॉइड करें। हो सके तो बेबी सोप्स या हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। बाहर जाते टाइम फुल बॉडी कवरिंग कपड़े पहनें। SF60+ सनब्लॉक, मास्क, सन ग्लासेस लगाने को अपनी रूटीन बनाएं। लाइफस्टाइल चेंजेस कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन यही हर दिन का डिसिप्लिन, यही आपका बिगेस्ट प्रोटेक्शन बन जाता है अगेन क्रॉनिक डिसीजेस। और अगर कोई कैंसर पेशेंट है जो किसी पर्सनल रीजंस के चलते मेडिकल हेल्प तक एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो डोंट वरी, मैं जल्द ही रिसर्च बेस्ड नेचुरल वे टू क्योर कैंसर पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप कैंसर को नेचुरली बहुत हद तक कंट्रोल या बिल्कुल ही ख़त्म कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।